आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। अभी क्या टॉपिक चल रहा है हमारा? चैप्टर 3 चल रहा है, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स लेक्चर 19 आज शुरू करेंगे। लेक्चर 19 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 और आर्टिकल 25। हमने क्या करा था? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या कह रहा था? आर्टिकल 22 कह रहा था प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सर्टेन केसेस। मतलब किसी केस में अगर हमें अरेस्ट कर लिया जा रहा है या अगर हमें डिटेन कर लिया जा रहा है, उसमें क्या प्रोटेक्शन है। उसमें आर्टिकल 22 क्लॉज 1 क्या कहता था? पर्सन अरेस्टेड शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज अरेस्ट एंड शुड बी गिवन लीगल रिसोर्सेज। मतलब जैसे ही पर्सन को हमने अरेस्ट किया, उस पर्सन को क्या होना चाहिए? उस पर्सन को इन्फॉर्म होना चाहिए या उस पर्सन को के पास सूचना होना चाहिए कि हमें अरेस्ट क्यों किया गया है, और उसको लीगल रिसोर्स लीगल रिसोर्स का प्रोवाइड करना चाहिए। आर्टिकल 22 क्लॉज 2 क्या कहता है? इट मेक्स कस्टडी थ्रू जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मीन्स जैसे ही हमें अरेस्ट किया जाए तो 24 घंटे के अंदर क्या हो, वो हमें पुलिस हमें कहाँ ले जाए? पुलिस ले जाए हमें कस्टडी या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पेश करे, और फिर वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ रखना है, पुलिस कस्टडी में रखना है या फिर जुडिशियल कस्टडी में रखना है। ठीक है, ये बात हम कर लिए थे आर्टिकल 21 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 में। अब देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ। DK बासु केस 1997 में क्या हुआ। इसमें से कुछ आर्बिट्री अरेस्ट करने का एक सेफगार्ड पॉइंट निकाला गया। कोर्ट ने क्या बोला कि आप अगर कहीं पर आर्बिट्री अरेस्ट करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? आर्बिट्री अरेस्ट करने जा रहे हो, तो सेफगार्ड के लिए उन्होंने लगभग 10 पॉइंट निकाला। क्या पॉइंट है? द सुप्रीम कोर्ट इन DK बासु केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस हेल्ड दैट नॉन कंप्लायंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर्स फॉर अरेस्ट वायलेट्स आर्टिकल 21। देखिए, अगर हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे, इन 10 रूल को फॉलो नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है कि हम क्या करेंगे? फिर आर्टिकल 21 को वायलेट करेंगे। क्या करेंगे? किन किन चीज़ों को हम वायलेट करेंगे? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर हम किसी के पास जा कर के डायरेक्टली अरेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ बताए, उसकी पर्सनल लिबर्टी को हम क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं, उसके लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट और डिटेंशन। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन होना चाहिए? आर्बिट्री अरेस्ट, जो भी हम आर्बिट्री अरेस्ट कर रहे हैं और डिटेंशन कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। तो ये आर्टिकल 22 कहता है। अगर मान लीजिए अगर ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या क्या चीज़ हमारा दिक्कत होगा, क्या क्या चीज़ें में हमें इफेक्ट होगा, कौन कौन सा आर्टिकल इफेक्ट होगा? आर्टिकल 21 इफेक्ट होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 22 इफेक्ट होगा जो कि क्या करता है? आर्बिट्री डिटेंशन या अरेस्ट को क्या करता है? वो आर्बिट्री अरेस्ट या आर्बिट्री डिटेंशन को क्या करता है? वो प्रोटेक्ट करता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। ठीक है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट कस्टडियल एब्यूज़। मीन्स कस्टडी में जो एब्यूज़ हो रहा है, जैसे मारपीट हो गया या फिर जैसे किसी का डेथ हो गया कस्टडी में ही, द कोर्ट लेट डाउन द फॉलोइंग गाइडलाइंस। कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस को दिया। जैसे में गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट प्रोसीजर्स। अरेस्ट प्रोसीजर्स के लिए क्या गाइडलाइंस है? पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर्स। मीन्स आप अगर किसी को अरेस्ट करने जा रहे हैं, उस ऑफिसर्स के पास क्या होना चाहिए? उसका खुद का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि नेम टैग होना चाहिए और ऑफिशियल डेजिग्नेशन होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार पुलिस किस में जाता है? कभी कभार पुलिस जाता है सिविल ड्रेस में, मीन्स बिना आइडेंटिफिकेशन के और बिना ऑफिशियल डेजिग्नेशन के। तो आप क्या कर सकते हो? आप उसका ID प्रूफ देख सकते हो कि आप अपना ID प्रूफ दिखाओ, आप पुलिस हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? ये आपका आर्टिकल 22 क्या करता है? आपको अधिकार देता है कि आप पुलिस से ये पूछ सकते हो कि आप किस ऑफिशियल डेजिग्नेशन पे हो और कहाँ पर आपका नेम टैग कहाँ है। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है? मेमो ऑफ द अरेस्ट। दूसरा रूल क्या है? मेमो ऑफ द अरेस्ट। मेमो ऑफ द अरेस्ट क्या बोलता है? ए रिटन अरेस्ट मेमो मस्ट बी प्रिपेयर्ड। एक रिटन अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना है एंड साइंड बाय फैमिली मेम्बर्स। फैमिली मेम्बर्स उस पर साइन होना चाहिए, या रिलेटिव से साइन होना चाहिए, या रिस्पेक्टेबल विटनेस फ्रॉम द लोकेलिटी, या तो उस लोकेलिटी के विटनेस से जिसने कि अरेस्ट करते हुए देखा है उसका साइन होना चाहिए। ठीक है, ये मेमो ऑफ द अरेस्ट कहता है। तीसरा क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन।
ये राइट होना, ये राइट है कि जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो उसके पास ये राइट है कि आप उसको इन्फॉर्म करो। द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म ए रिलेटिव और फ्रेंड अबाउट देयर डिटेंशन। जो भी अरेस्टेड पर्सन है उसके पास राइट है, क्या राइट है कि आप वो अरेस्टेड पर्सन क्या करे, रिलेटिव को इन्फॉर्म कर दे, फ्रेंड को इन्फॉर्म कर दे ये कि उसका डिटेंशन हो रहा है या उसको अरेस्ट कर दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद पुलिस डायरी एंट्री। क्या है, पुलिस डायरी एंट्री कि पुलिस क्या कर रहा है, डायरी में एंट्री कर रहा है। डिटेल्स ऑफ द अरेस्ट, क्या क्या एंट्री करेगा, डिटेल्स ऑफ द अरेस्ट इंक्लूडिंग द टाइम, प्लेस एंड रीजन। टाइम लिखेगा, प्लेस लिखेगा और रीजन लिखेगा। शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन द पुलिस डायरी। हमेशा ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड कहाँ होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए पुलिस डायरी में। ठीक है, उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ लीगल राइट्स, मीन्स लीगल राइट्स का भी इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। द अरेस्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। अरेस्टेड इंडिविजुअल्स के पास ये होना चाहिए, मस्ट बी अवेयर ऑफ देयर लीगल राइट्स। उसका क्या लीगल राइट्स है उससे अवेयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अरेस्ट। ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशंस विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। ए मेडिकल चेकअप मस्ट बी कंडक्टेड एवरी 48 आवर्स बाय क्वालिफाइड डॉक्टर टू प्रिवेंट कस्टडियल टॉर्चर। कस्टडियल टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, कस्टडियल टॉर्चर को प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, मेडिकल चेकअप होना चाहिए हर एक 48 घंटे में। मजिस्ट्रेट नोटिफिकेशन, आपको जैसे ही अरेस्ट किया जाए तो मजिस्ट्रेट के पास क्या होना चाहिए, एक कॉपी ऑफ अरेस्ट मेमो एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट मस्ट बी सबमिटेड टू द मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। मीन्स आपको जैसे ही आपको अरेस्ट किया गया तो उसको उसका जो केस मेमो है, उसका अरेस्ट मेमो है और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है उसको कहाँ सबमिट करना पड़ेगा, उसको मजिस्ट्रेट ऑफिस में सबमिट करना पड़ेगा विदाउट डिले, बिना देरी किए। राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन का राइट होना चाहिए। द डिटेंड पर्सन मस्ट बी अलाउड एक्सेस टू ए लॉयर। डिटेंड पर्सन जिसको भी डिटेन किया गया है उसको मस्ट अलाउ करना चाहिए कि आप क्या करो, आप लॉयर को एक्सेस करो। एंड लीगल प्रोसीडिंग्स शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड, और लीगल प्रोसीडिंग्स शुड बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड, और लीगल प्रोसीडिंग्स जो भी है उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करो। ठीक है, पुलिस कंट्रोल रूम नोटिफिकेशन, पुलिस कंट्रोल रूम में नोटिफिकेशन आना चाहिए विद इन 12 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट के 12 घंटे के अंदर द पुलिस कंट्रोल रूम इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मस्ट बी इन्फॉर्म। पुलिस कंट्रोल रूम में कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में इन्फॉर्म होना चाहिए। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स, रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होना चाहिए। टू द डिटेन शुड अंडरगो पेरियोडिक मेडिकल चेकअप्स। जो भी डिटेन किया गया है उसको पेरियोडिक मेडिकल चेकअप में रखना है टू इंश्योर देयर वेल बीइंग ड्यूरिंग कस्टडी। कस्टडी के दौरान उसका वेल बीइंग सही हो। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस एनी वायलेशन ऑफ दीज गाइडलाइंस। अगर इस गाइडलाइंस का कोई भी वायलेशन होगा उसको क्या ट्रीटेड किया जाएगा, उसको ट्रीटेड किया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा कि आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। लीडिंग टू लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स, और क्या हो सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भोगना पड़ सकता है रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स के पास। जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स है उसको लीगल नोटिस जा सकता है कि आपने ये जो किया है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, अगर इन चीज़ों को वायलेशन हुआ तो। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कस्टडियल डेथ एंड टॉर्चर वायलेट्स आर्टिकल 21। सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल किया कि कस्टडियल डेथ और टॉर्चर क्या करता है, आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। री इन्फोर्सिंग द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स फ्रॉम पुलिस ब्रूटलिटी। इसको क्या करना, इसको री इन्फोर्स करना, या ये क्या है, स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करे उस इंडिविजुअल्स को। पुलिस का जो ब्रूटलिटी है उससे प्रोटेक्ट करे। कौन उसे प्रोटेक्ट करेगा, स्टेट। ठीक है, ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ठीक है, अब ये चीज़ें आर्टिकल 22 और क्या एक्सेप्शंस है, मीन्स ये तो आर्टिकल 22 की बात होगी। अब एक्सेप्शंस कहाँ पे है, एक्सेप्शंस है आपका वाइल आर्टिकल 22 प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट सर्टेन एक्सेप्शन एग्जिस्ट। अब एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ हैं, जैसे आपको कोर्ट ने डायरेक्टली ऑर्डर किया है कि आपको अरेस्ट करना है, पहला हो गया। दूसरा हो गया सिविल अरेस्ट। सिविल अरेस्ट मतलब आपने क्या किया, आपने पैसे लेके भाग गए, आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा, आपने लोन ले रखे हैं और आपको बैंक आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है। ठीक है, उस टाइम में आपकी अरेस्ट होगी। उस टाइम में आपको ना तो कुछ भी, ये 10 चीज़ों में से कुछ भी चीज़ों को फॉलो नहीं करेगा पुलिस। ठीक है, अरेस्ट फॉर फेल्यूर्स टू पे टैक्सेस, आपने टैक्स पे नहीं किया है, उस टाइम में जब पुलिस अरेस्ट करेगी तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में ये 10 चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा। अरेस्ट ऑफ एलियंस, अगर मान लीजिए दूसरे देश के लोगों को हम यहाँ अरेस्ट कर रहे हैं अपने देश में, उसमें इन 10 चीज़ों को मानना नहीं है।
उन 10 चीज़ों को पुलिस या तो मान भी सकती है या तो नहीं भी मान सकती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग आर्टिकल 21 क्लॉज आर्टिकल 22 क्लॉज 1 पढ़ लिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 2 पढ़ लिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 3 पढ़ना है। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 3 क्या कहता है और प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या कहता है। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन द सेफगार्ड अंडर आर्टिकल 22 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 डू नॉट अप्लाई। देखिए, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 के अंदर जो सेफगार्ड है वो अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के ऊपर। आर्टिकल 22 क्लॉज 3 के ऊपर क्या होगा आपका, वो सेफगार्ड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, डिटेंशन भी 2 तरीके से होता है। क्या होता है, डिटेंशन भी 2 तरीके का होता है। क्या होता है, एक पहला होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या मतलब है इन दोनों का। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि आपको जब अरेस्ट किया गया तो आफ्टर द क्राइम अरेस्ट किया गया, आफ्टर द क्राइम के बाद अरेस्ट किया गया और आपको पनिशमेंट के लिए अरेस्ट किया गया। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या है कि प्री इम्पिटेटिव मीन्स बिफोर द ऑफेंस, मीन्स ऑफेंस करने से पहले ही आपको अरेस्ट कर दिया गया, बिफोर द ऑफेंस, क्राइम करने से पहले ही आपको अरेस्ट कर लिया गया। हाउएवर द फॉलोइंग प्रोविजन इंश्योर्स दैट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज नॉट मिसयूज्ड। लेकिन कुछ ऐसा प्रोविज़न है जो कि ये इंश्योर करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को मिसयूज नहीं किया जाए। जैसे मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड, आपके पास क्या होना चाहिए, मैक्सिमम डिटेंशन पीरियड ए पर्सन कैन नॉट बी डिटेंड फॉर मोर देन 3 मंथ्स, 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रख सकते। ठीक है, विदाउट फर्दर रिव्यू, बिना फर्दर रिव्यू के आप 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन करके नहीं रख सकते। लेकिन अभी क्या है, अभी चीज़ें चेंज हो गई। अभी क्या हो सकता है, अभी लोग रहते हैं, अभी लोगों को 3 महीने के बाद भी रखा जाता है। ठीक है, रिव्यू बाय हाई कोर्ट बोर्ड इफ एन एक्सटेंशन बियॉन्ड द 3 मंथ इज रिक्वायर्ड। अगर 3 मंथ के आगे भी एक्सटेंशन ज़रूरत है, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड हेडेड बाय हाई कोर्ट जज। मीन्स अगर एक्सटेंशन इसके बाद भी ज़रूरत है तो क्या हो जाएगा, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय एडवाइजरी बोर्ड। मतलब ये अप्रूव किससे होना चाहिए, ये एडवाइजरी बोर्ड से अप्रूव्ड होना चाहिए, हेडेड बाय हाई कोर्ट जज। कौन हेड करेगा, हाई कोर्ट के जज हेड करेगा। अब है राइट टू रिप्रेजेंटेशन, मीन्स क्या होना चाहिए, जिसको भी हम डिटेन किए हैं उसके पास रिप्रेजेंटेशन का राइट है। द डिटेन इंडिविजुअल शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स बिफोर द बोर्ड। अब बोर्ड के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना या अपने आप को रिप्रेजेंट करने का अपॉर्चुनिटी होना, ये क्या है, ये है राइट टू रिप्रेजेंटेशंस। अब पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये क्या कहता है, पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू ले डाउन रूल्स एंड डिटरमाइन द मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। देखिए, यही बात अभी हम कर रहे थे कि अलग अलग सर्कमस्टांसेस में क्या हो कि पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट रूल डिटरमाइन करेगा, रूल को क्या करेगा, रूल को बनाएगा ताकि क्या हो सके, मैक्सिमम पीरियड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन को क्या कर सके, डिटरमाइन कर सके। मीन्स आप नॉर्मली नहीं रख सकते उसको 3 महीने के बाद, 3 महीने तक ही क्या कर सकते हैं, आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं किसी को। लेकिन अगर मान लीजिए अगर ज़्यादा रखना है तो क्या करेगा, पार्लियामेंट क्या करेगा, पार्लियामेंट रूल को क्या करेगा, रूल ले डाउन करेगा कि हमें नहीं इसके ज़्यादा भी रखना है, 3 महीने के बाद भी रखना है। पार्लियामेंट के पास ऑथोरिटी है। ठीक है, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या करो, आप उसका एक्सटेंशन बढ़वाओ। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं रख सकते उसको इसके आगे। ठीक है, जुडिशियल व्यू ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन में जुडिशियल व्यू क्या है। इन द प्रेम नारायण केस 2019 में जो प्रेम नारायण केस हुआ था उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ मस्ट बी यूज्ड रीजनेबली। अब ऐसा नहीं है कि बिना रीजन के हम क्या कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ क्या होना चाहिए, उसका कुछ रीजन होना चाहिए, मीन्स उसका कुछ कारण होना चाहिए कि आप क्यों अरेस्ट कर रहे हैं किसी को। एज दे इम्पोज सिग्निफिकेंट रेस्ट्रिक्शंस ऑन पर्सनल लिबर्टी। क्यों, अगर हमारे पास कारण नहीं हो, अगर हम किसी को क्या करेंगे, किसी को उठा करके अगर जेल में डाल दें तो उससे क्या होगा, उससे हमारा पर्सनल लिबर्टी जा रहा है। ठीक है, विच इज़ ए कोर एलिमेंट ऑफ आर्टिकल 21, जो कि एक आर्टिकल 21 का कोर एलिमेंट है। मीन्स आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है
कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए। हमारे पास राइट टू लाइफ है और पर्सनल लिबर्टी का राइट है। अगर हम किसी को भी उठा करके डाल रहे हैं तो हमारा पर्सनल लिबर्टी रहा कहाँ, पर्सनल लाइफ रहा कहाँ, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करता है, अगर हम बिना रीजन के किसी को उठा लिए तो क्या करता है, वो आर्टिकल 21 को वायलेट्स करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है, आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन। क्या है, राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। क्या है प्रोविजन में इसमें आपका प्रोविजन है, आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 ईयर्स। आर्टिकल 21 क्या कहता है, 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन कहता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, ठीक है। आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन सभी बच्चे के लिए जो कि 6 साल से 14 साल की उम्र के बीच में है, इन सभी बच्चों के लिए क्या है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। दिस प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ये इस प्रोविजन को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कब, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में टू इंश्योर्स यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन। क्या इंश्योर करने के लिए कि क्या होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सब कोई एक्सेस कर पाए एलिमेंट्री एजुकेशन को। ये यूनिवर्सल एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा देश क्या कर सके, एक्सेस कर सके, ठीक है। अब इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या था राइट टू एजुकेशन का, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया टू इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A, ताकि क्या हो सके, आर्टिकल 21A को क्या कर सके, हम इम्प्लीमेंट कर सके। गवर्नमेंट इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 विच मैंडेट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनेक्ट किया राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट 2009। गवर्नमेंट ने क्या इनेक्ट किया, RTE एक्ट 2009 को इनेक्ट किया। इसमें क्या है, इसमें क्या मैंडेट्स करता है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। क्या मैंडेटरी हो गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मैंडेटरी हो गया। नो चाइल्ड शुड बी डिनाइड एजुकेशन ड्यू टू फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स के कारण क्या हो सके, क्या होगा, कोई भी चाइल्ड को ऐसा नहीं है कि उसको डिनाइड मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, उसको डिनाइड मिलेगा। एंड इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड स्कूलिंग फैसिलिटीज़, और ये स्टेट की ड्यूटी है उसको स्कूलिंग फैसिलिटी दिया जाए। किसकी ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी है कि उसको स्कूलिंग फैसिलिटीज़ दिया जाए। मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर स्कूल, स्कूल मस्ट एडहेयर टू प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स। स्कूल कहाँ होना चाहिए, उसके प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स, उसके प्रिस्क्राइब्ड कल्चर में होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचर स्टूडेंट रेशियो होना चाहिए, एंड क्वालिटी बेंचमार्क, और क्या होना चाहिए, क्वालिटी बेंचमार्क होना चाहिए। वहाँ पर स्कूल में क्या होगा, स्कूल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल क्या कर सकता है, इसको क्या कर सकेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। किसके बेस पे, कास्ट के बेस पे, जेंडर के बेस पे और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के बेसिस पे क्या करेगा, इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आर्टिकल 23 पे आते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, ठीक है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इसमें क्या कहना है, आर्टिकल 23 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग्स। आर्टिकल 23 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या बोलता है, ह्यूमन का जो ट्रैफिकिंग है उसको बंद करना है। फोर्स लेबर या बेगार, इसको क्या बोलते हैं, बेगार बोलते हैं। एंड ऑल सिमिलर एक्सप्लोटिव प्रैक्टिसेस, ये इस तरह के जो एक्सप्लोटेटिव प्रैक्टिसेस है उसको बैन करना है, उसको क्या करना है, उसको प्रोहिबिट करना है। वायलेशन ऑफ दिस प्रोविजन इज पनिशेबल ऑफेंस अंडर इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर अगर हम इन चीज़ों को वायलेट्स कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या बनेगा, एक पनिशेबल ऑफेंस बनेगा, आपको क्या मिल सकता है, सज़ा मिल सकता है। इसका की प्रोविज़न क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। इसका नियम कहाँ से बना था, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। एनी फॉर्म ऑफ ट्रैफिकिंग का किसी भी फॉर्म, बॉन्डेड लेबर और फोर्स्ड लेबर इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। 3 तरह के लेबर को प्रोहिबिटेड किया है। क्या क्या, ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करना है। बॉन्डेड लेबर, पहले क्या होता था कि अगर किसी गरीब ने पैसे लिए अमीर से, उसको बंधुआ मजदूरी बोला जाता था। उसको क्या करते थे, उसको डिटेन कर लेते थे, उस लेबर को डिटेन कर लेते थे, उसको अपने खेत में या अपने जगह पे काम करवाते थे, ठीक है। तो ये बॉन्डेड लेबर की बात होगी। और फोर्स्ड लेबर मीन्स आपको फोर्सफुली
लेबर में धकेला जा रहा है, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, अब इसमें क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी क्या है? एनीवन इंगेजिंग इन सच प्रैक्टिसेस कैन बी पनिश्ड एज पर लॉ। अगर कोई इन प्रैक्टिसेस में अगर इंगेज है, उसको क्या मिलेगा? उसको पनिशमेंट मिलेगा एज पर द लॉ के अकॉर्डिंग। एक्सेप्शंस फॉर पब्लिक सर्विस, अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। मीन्स पब्लिक सर्विस में अगर मान लिया जाए, अगर आपको स्टेट बोल रहा है कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। मीन्स पब्लिक सर्विस में एक्सेप्शंस है। अब वहाँ जा कर के बोलो कि नहीं ये मेरे आर्टिकल 23 को आर्टिकल 23 को वायलेट करता है। अगर मान लिया जाए, अगर हमें आगे चल कर ज़रूरत पड़ जाए कि मिलिट्री सर्विस हमें कंपलसरी कर दिया, हमारे स्टेट ने क्या कर दिया, मिलिट्री सर्विस कंपलसरी कर दिया कि हर एक लोग, घर से एक लोग क्या करेगा, मिलिट्री सर्विस करेगा, तो ये कंपलसरी है। मीन्स ये पब्लिक सर्विस है, तो इसमें हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें हम यहाँ नहीं जा सकते, इसमें हम ये नहीं कर सकते कि हाँ ये हमें एक बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा रहा है, स्टेट हमें से क्या करवा रहा है, बॉन्डेड लेबर की तरह काम करवा रहा है। ठीक है, तो ये जैसे मिलिट्री सर्विस हो गया, डिसास्टर रिलीफ में अगर हमें जाना है, ये स्टेट इंश्योर करेगा, स्टेट इम्पोज कर सकता है आपके ऊपर कि जो कंपलसरी सर्विस है या पब्लिक रिस्पॉन्स है, पब्लिक पर्पस के लिए हम क्या करेंगे, हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि मिलिट्री सर्विस है, डिसास्टर रिलीफ है, प्रोवाइडेड इट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रिलीजियंस, रेस, कास्ट और क्लास। देखिए यहाँ पर जेंडर नहीं लिखा है, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर जेंडर नहीं लिखा गया। यहाँ किसके बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम रिलीजियस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हम कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और क्लास के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं किसके बेस पे, जेंडर के बेस पे, कि हाँ हमें पुरुष ही चाहिए या महिला चाहिए। अगर हमें पुरुष चाहिए तो हम पुरुष को ले जाएंगे, और अगर हमें महिला, जैसे हेल्थ केयर वर्कर में अगर हमें महिला चाहिए तो हमें महिला को ही ले जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर जैसे कि मिलिट्री सर्विस में अगर हमें पुरुष की ज़रूरत है, या डिसास्टर रिलीफ में अगर पुरुष की ज़रूरत है, तो स्टेट क्या करेगा, स्टेट पुरुष को ले जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सेप्शंस। ठीक है, अब आते हैं इसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या था। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है बंधवा मुक्ति मोर्चा केस 1984। इसमें क्या है, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्टिवली इंश्योर द एबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर। गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्टिवली इंश्योर करेगा कि बॉन्डेड लेबर का एबॉलिशन हो। इट एम्फसाइज्ड बॉन्डेड लेबर शुड नॉट एग्जिस्ट इन एनी फॉर्म। किसी भी फॉर्म में बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, उसमें बॉन्डेड लेबर नहीं होना चाहिए। इक्वल वेजेस शुड बी गिवन टू वर्कर्स को इक्वल वेजेज देना है। मीन्स क्या करना है, उसको इक्वल वेजेज देना है, इक्वल तनख्वाह देना है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन किए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन एंड रिहेबिलिटेट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। मीन्स गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा जरूरी हो जाता है ताकि क्या हो सके, एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट कर सके और रिहेबिलिटेट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, और क्या कर सके, एक तो एक्सप्लॉयटेशन को प्रिवेंट करेंगे और रिहेबिलिटेट करेंगे अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को। रिहेबिलिटेट किसको करेंगे, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को रिहेबिलिटेट करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 19 के ऊपर। कुछ चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन में रह गया था। आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 क्या कहता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में क्या बोलता है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज A में, कि क्या बोलता है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या गारंटी देता है, आपके पास राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, SP गुप्ता केस में, रिकॉग्नाइज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A एज एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इज एसेंशियल फॉर द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। देखिए अब इसमें क्या बोला गया, SP गुप्ता केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A का। ठीक है, और ये भी एक इंटीग्रल पार्ट है कि हम क्या कर सकें, हमें इन्फॉर्मेशन इज एसेस टू इन्फॉर्मेशन। मीन्स हमें अगर गवर्नमेंट से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम उस इन्फॉर्मेशन को एसेस कर सकें ताकि हम अपना फ्री एक्सप्रेशन या अपना ओपिनियन का फ्री एक्सप्रेस कर सके, अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, यही हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं आर्टिकल 24 पे। आर्टिकल 24 क्या कहता है, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना। अब कैसे प्रोहिबिट करेंगे,
आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हेजार्डियस वर्क टू प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड डेवलपमेंट। अब उसके हेल्थ और डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी खतरनाक काम है, जैसे आपका हो गया क्रैकर्स का फैक्ट्री, जैसे पटाखे के फैक्ट्री में अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम चिल्ड्रन को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसमें क्या होगा, उसमें उसका जान भी जा सकता है, उसका हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसके डेवलपमेंट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये आर्टिकल 24 कहता है कि जो भी चाइल्ड लेबर है उसको प्रोहिबिट करना है, उसको क्या करना है, उसको प्रोहिबिट करना है। इसमें क्या है, इसका की प्रोविज़न क्या है, कंप्लीट बैन ऑन चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर के ऊपर कम्प्लीटली बैन करना है बिलो 14 ईयर्स, 14 साल से पहले के बच्चे को काम नहीं करना है। नो चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स कैन बी एम्प्लॉयड इन एनी फैक्ट्री। कोई भी फैक्ट्री में एम्प्लॉय नहीं कर सकते 14 साल से कम की उम्र के बच्चे को। कोई भी माइन फैक्ट्री में या कोई भी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में, कोई भी खतरनाक ऑक्यूपेशन में, कोई भी माइन फैक्ट्री में या कोई भी फैक्ट्री में हम क्या कर सकते हैं, 14 साल से कम के बच्चे को क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। अब है राइट टू एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स। चिल्ड्रन इन दिस एज ग्रुप आर इंटाइटल टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। देखिए 6 to 14 ईयर्स हमने देखा था राइट टू एजुकेशन में क्या बात हुई थी कि ये जो 6 से 14 ईयर्स एज के हैं उसके पास राइट टू एजुकेशन है। किस चीज़ का, जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है अंडर आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 के ए के अंदर क्या देना है, उसको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। रेगुलेटेड वर्क फॉर 14 to 18 ईयर्स। 14 से 18 साल के बच्चे को क्या करना है, रेगुलेटेड काम दे सकता है। मीन्स आप उसको ऐसा नहीं है कि ओवर वर्क दे दो, ठीक है। एडोलसेंस एज 14 to 18 ईयर्स कैन वर्क बट ओनली इन नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन। देखिए जो भी बच्चे 14 से 18 ईयर्स तक है वो काम कर सकते हैं, लेकिन कोई हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में काम नहीं करेंगे। वो नॉन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन में, जिसमें खतरा वाला काम नहीं हो, उसमें काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क क्या है, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है इसका प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 एंड 2016 अमेंडमेंट टू इन्फोर्स आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 को इन्फोर्स करने के लिए हमने क्या किया, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 और 2016 एक्ट में क्या कर दिया, अमेंड कर दिया, ताकि ये आर्टिकल 24 इन्फोर्स हो सके। पार्लियामेंट पासेस लॉ इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 इनिशियली बैंड चाइल्ड लेबर इन हैजार्डियस इंडस्ट्री। शुरुआत में क्या किया, इसको हैजार्डियस इंडस्ट्री में काम करने से बैन कर दिया। अमेंडमेंट एक्ट 2016 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें क्या हुआ, प्रोहिबिटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स। जो 14 साल से कम की उम्र के हैं उसको क्या करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिटेड करना है, उसको एम्प्लॉयमेंट में प्रोहिबिशन होना चाहिए इन ऑल ऑक्यूपेशंस एक्सेप्ट फैमिली इंटरप्राइजेज एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फैमिली इंटरप्राइजेज में अगर किसी के पास फैमिली काम है, फैमिली बिजनेस है, उसमें वो काम कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास फैमिली बिजनेस नहीं है तो उसमें भी क्या, उसमें भी अगर ये काम करेंगे तो विद कंडीशंस करेंगे। मीन्स उसके साथ भी कंडीशंस होगा, ऐसा नहीं कि विदाउट कंडीशनलेस काम किए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बैंड हैजार्डियस वर्क फॉर चिल्ड्रन एज 14 to 18 ईयर्स। जो 14 से 18 साल की उम्र के बच्चे हैं उसको क्या कर दिया गया, उसको हैजार्डियस वर्क से बैंड कर दिया गया है। जहाँ पर खतरनाक काम होता है वहाँ पर आपको नहीं काम करना है। इंक्रीज पेनाल्टीज फॉर वायलेशंस इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट्स एंड फाइन्स। क्या कर दिया गया उनके लिए, उनके लिए पेनाल्टीज दिया जाएगा। अगर कोई वायलेट करेगा इन चीज़ों को, चाइल्ड लेबर को अगर कोई वायलेट कर रहा है तो क्या होगा, उनको पेनाल्टीज दिया जाएगा और फाइन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, उसको जेल भी हो सकता है, ठीक है। अब है हमारे पास आर्टिकल 25 to 28। ये क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आर्टिकल 25 to 28 क्या कहता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आपके पास अधिकार है अपने रिलीजन्स को फॉलो करने का। जैसे में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स रिलीजियस फ्रीडम थ्रू आर्टिकल 25 to 28। 25 to 28 क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके पास रिलीजियस प्रैक्टिस करने का अधिकार है। बैलेंसिंग इंडिविजुअल्स राइट्स विद पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट न्यूट्रलिटी इन रिलीजियस मैटर्स। रिलीजियस मैटर्स में स्टेट का न्यूट्रलिटी होना चाहिए पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में क्या है, आर्टिकल 25 क्या कहता है आपको, ग्रांट्स इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 25 बोलता है कि ग्रांट्स इंडिविजुअल्स द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजियस फ्रीली। ये क्या ग्रांट करता है आर्टिकल 25 कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने रिलीजन्स को
फ्रीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है, कोई भी टोकने वाला नहीं है। आप क्या करें, आप अपना रिलीजन्स को फ्रीली प्रैक्टिस करें, ठीक है। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है अलाउ रिलीजियस ग्रुप्स टू मैनेज देयर ऑन अफेयर्स। मीन्स रिलीजियस ग्रुप्स को अलाउ करता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हैं, कोई भी आपको मैनेज करने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है प्रोहिबिट्स फोर्स टैक्सेशन फॉर रिलीजियस पर्पस। मीन्स रिलीजियस पर्पस के लिए फोर्स्ड टैक्सेशन नहीं कर सकते, आप फोर्सली टैक्स नहीं ले सकते कि हाँ हम रिलीजियस पर्पस के लिए ये काम कर रहे हैं, ये रिलीजियस, जैसे में अब मंदिर बनाना है, मंदिर बनवाना है तो हमें क्या करना है, हमें फोर्सली किसी से टैक्स नहीं ले सकते कि हाँ आप इतने पैसे दो ही। ये आर्टिकल 27 कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है आपका बैंड रिलीजियस एजुकेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में रिलीजियस एजुकेशन बैंड है। मीन्स आप पब्लिकली क्या कर सकते हो, पब्लिकली रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस नहीं चला सकते, ठीक है। आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स ग्राउंड्स एवरी इंडिविजुअल्स राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन्स। देखिए ये क्या बोलता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स क्या बोलता है, ये प्रत्येक इंडिविजुअल्स को क्या अधिकार देता है कि आप क्या करो। ये देखिए, ये कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन, कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन, बात कर रहा है इंडिविजुअल की, प्रत्येक इंडिविजुअल की, कि उसको क्या कर सकता है, वो फ्रीली क्या कर सकता है, फ्रीली अपने रिलीजन्स को प्रोफेस कर सकता है, फ्रीली प्रैक्टिस कर सकता है और अपने रिलीजन्स को क्या कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, ठीक है। इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस। मीन्स उस कॉन्सेंस का क्या मतलब है कि जो मन में आए, जो मन में आए वो कर सकता है, जो मन में आए वो कर सकता है। इंक्लूड फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस अलाउइंग इंडिविजुअल्स टू चूज एंड फॉलो एनी रिलीजन। मीन्स प्रत्येक इंडिविजुअल्स के पास ये राइट है, या ये प्रत्येक इंडिविजुअल के पास ये अधिकार है कि वो क्या करे, अपना रिलीजन खुद से चुने, कोई भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकता है। रेस्ट्रिक्शंस क्या है? दिस राइट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। मीन्स पब्लिक ऑर्डर का जो सब्जेक्ट है उसमें ये रेस्ट्रिक्शंस है, हेल्थ में रेस्ट्रिक्शंस है, एंड मोरालिटी टू इंश्योर सोशल हार्मोनी। और मोरालिटी में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, ताकि क्या हो सके, सोशल हार्मोनी क्या हो सके, इंश्योर हो सके, सोशल हार्मोनी को मेंटेन कर सके, ठीक है। अब अम्बेडकर व्यू ऑन आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 पे अम्बेडकर का क्या व्यू था? आर्टिकल 25 पे अम्बेडकर क्या कहना चाह रहे थे? आर्टिकल 25 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिलीव इंडिविजुअल लिबर्टी शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर कम्युनिटी राइट्स। मीन्स देखिए अम्बेडकर का क्या कहना था, अम्बेडकर का कहना था कि जो इंडिविजुअल लिबर्टी है वो कम्युनिटी राइट्स के ऊपर हो। मीन्स कहने का मतलब है कि अब देखिए, अब अगर हम किसी रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन्स को अगर फॉलो कर रहे हैं, उससे क्या होगा, रिलीजन्स अफेयर्स या फैमिली अफेयर्स या रिचुअल्स, ये कौन मानता है, रिलीजियस अफेयर्स, फैमिली अफेयर्स या रिचुअल्स हो गया, ये सबको कौन मानता है, ये सब किसके ऊपर बेस्ड होता है, क्या रिचुअल्स है, क्या रिचुअल्स है, क्या कस्टम है। हम किसी भी चीज़ को अगर रिलीजियस अफेयर्स की बात कर रहे हैं या फैमिली अफेयर्स की बात कर रहे हैं, हम किसको मानते हैं उसमें से, क्या रिचुअल्स है उसका और क्या कस्टम है। इन सबको कौन डिसाइड करता है, इन सबको डिसाइड करता है कम्युनिटी, समाज डिसाइड करता है कि हमारा क्या कस्टम है और क्या रिचुअल्स है, ठीक है। लेकिन अम्बेडकर ने क्या बोला, इन चीज़ों का अपोज किया, इन चीज़ों का अपोज करके बोला कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडिविजुअल राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स है, इंडिविजुअल राइट्स है कि हम क्या कर सके, हम इन चीज़ों को माने या फिर ना माने, ये हमारा इंडिविजुअल अधिकार है, ये हमारा अलग से अधिकार है। ही अपोज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ। ये सारे किसके अंदर आता है, ये सारे आता है आपके पर्सनल लॉ के अंदर, पर्सनल लॉ के अंदर। पर्सनल लॉ अगर होगा, अगर मान लीजिए अगर पर्सनल लॉ होगा तो बाद में क्या हो सकता है, बाद में वो सोसाइटी मिल करके क्या बोलेगा कि आपका यही रिचुअल्स है, यही आपका कस्टम्स है, आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अम्बेडकर ने क्या बोला, अम्बेडकर ने इनको अपोज किया और बोला आर्टिकल 25 के अंतर्गत क्या बोला, एज ही सॉ देम एज पोटेंशियल बैरियर्स टू इंडिविजुअल्स फ्रीडम्स एंड इक्वालिटी। मीन्स उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ये देखा कि कोई पोटेंशियल बैरियर नहीं होना चाहिए, किसमें, किसी भी इंडिविजुअल्स के फ्रीडम और इक्वालिटी में। मीन्स कोई भी बैरियर नहीं होना चाहिए, या कम्युनिटी बैरियर नहीं होगा उनके राइट में या फिर
उनके फ्रीडम में या उनके इक्वालिटी में। अगर हम मान लें, अगर अम्बेडकर ने क्या बोलते हैं, अगर अम्बेडकर ने क्या करता, पर्सनल लॉ को अलाउ कर दिए होते, तो इससे क्या होता, इससे ये होता कि फिर कम्युनिटी चीज़ों को थोपती लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर कम्युनिटी बोलती कि नहीं यही आपका पर्सनल राइट्स है, आप इसी तरीके से चलो। लेकिन अम्बेडकर सर ने ये नहीं किया। ठीक है, अब आता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 का क्या कहना है? आर्टिकल 26 कहता है राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मीन्स आपके पास राइट है कि आप अपना रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकते हो। कैसे? रिलीजियस ग्रुप्स हैव द राइट, रिलीजियस ग्रुप्स के पास राइट है टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। क्या करें कि आप इस्टेब्लिश करो और मेंटेन करो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, मैनेज देयर ऑन रिलीजियस अफेयर्स, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करो। ऑन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस पर्पस, आप रिलीजियस पर्पस के लिए क्या कर सकते हो? प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो। एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ, लेकिन इस प्रॉपर्टी को क्या करना है? एज पर लॉ के नियम के अनुसार एडमिनिस्टर करना है। ठीक है, यह है आपका आर्टिकल 26। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 कहता है फ्रीडम फ्रॉम फोर्स टैक्सेशन फॉर रिलीजन्स। रिलीजन के लिए हमें फोर्सफुली टैक्स नहीं दिलवाया जा सकता है कि नहीं आपको ये टैक्स देना ही पड़ेगा, ये फोर्सफुली नहीं कर सकता है। नो इंडिविजुअल कैन बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। कोई भी इंडिविजुअल्स को ये कंपेल नहीं किया जा सकता कि आपको क्या करना है, आपको टैक्स पे करना है। किसके लिए? प्रमोशन और मेंटेनेंस के लिए, कोई पार्टिकुलर रिलीजन्स के लिए और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए। अगर आपको अपना मन है कि हमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बैठाना है, आप बैठा सकते हो, लेकिन आप फोर्सफुली किसी के ऊपर ये नहीं कहोगे आपको टैक्स देना पड़ेगा इन चीज़ों को बैठाने के लिए। ठीक है, इंश्योर दैट द स्टेट रिमेन्स सेक्युलर एंड डज नॉट फेवर एनी रिलीजन्स। ये क्या इंश्योर करता है? आर्टिकल 27 क्या इंश्योर करता है? कि जो स्टेट है वो सेक्युलर रहे और किसी को भी किसी भी रिलीजियस को फेवर ना करे। ये क्या इंश्योर करता है? कि जो स्टेट है वो सेक्युलर रहे और किसी भी रिलीजियस को फेवर ना करे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 28 पे। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस एजुकेशन इन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में आप रिलीजियस एजुकेशंस को दे सकते हो। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी प्रोवाइडेड इन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन। मीन्स गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में आप क्या कर सकते हो? कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि नहीं आपको गवर्नमेंट, जो मान लीजिए गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस है, आप उसमें बोलो नहीं आपको हिजाब पहनना है, या फिर आप बोलो आपको उसमें तिलक लगा के आना है। ऐसा कोई भी आप क्या कर सकते हो? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में। एक्सेप्शंस में क्या है? प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रिसीविंग नो गवर्नमेंट एड कैन ऑफर रिलीजियस एजुकेशन। जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है वो क्या कर सकता है? जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी एड नहीं आता या गवर्नमेंट का कोई भी फंड नहीं आता, वो क्या कर सकता है? रिलीजियस एजुकेशन को ऑफर कर सकता है। रिलीजियस टीचिंग्स आर परमिटेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज्ड बाय रिलीजियस ग्रुप्स। रिलीजियस टीचिंग्स परमिट है। रिलीजियस टीचिंग क्या कर सकते हैं आप? किसी भी धर्म को लेकर के आप पढ़ा सकते हैं, आप टीच कर सकते हैं इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैनेज बाय रिलीजियस ग्रुप्स। और वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कौन मैनेज कर रहा है? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आपका रिलीजियस ग्रुप्स मैनेज कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि जो भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में है आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस को अलाउ नहीं कर सकते, आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते। ठीक है, आज लेक्चर हम लोग यहीं तक ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आगे की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।